नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के वन लाइनर के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। आप सबको जानकारी होगी कि एक बार फिर से आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी 21 सितंबर को, उसमें भी बदलाव हो गया है। अब यह परीक्षा आपको 30 सितंबर को जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो अब हमारे पास यदि हम देखें तो लगभग 10 दिन का समय तो पहले से ही था और 10 दिन का अतिरिक्त समय हमें मिल गया है। तो इस 20 दिनों में कैसे अपनी चीज़ों को हमें बेहतर करना है, कैसे अपनी कमियों को हमें दूर करना है और किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी चलाई जा रही है। और वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत पिछले दिनों आपने देखा सैंधो सभ्यता के बारे में हमने चर्चा किया, हमने मौर्य युग के बारे में चर्चा किया, क्योंकि सैंधो सभ्यता और मौर्य काल से संबंधित प्रश्न लगातार आपकी परीक्षाओं में बन रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाषाण काल हमने छोड़ दिया। पाषाण काल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अभी हमारा जो फोकस है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो अभी जो हमारा फोकस है कि जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या ऐसे टॉपिक जहां से अल्टरनेट ईयर पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मतलब एक निश्चित अंतराल पर लगातार प्रश्न बनते ही हैं, ऐसे टॉपिक को सर्वप्रथम कवर किया जाए और उसके बाद यदि हमारे पास समय बचता है तो अन्य जो टॉपिक हमारे हैं उनको कवर किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल की चर्चा यहां पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद दक्षिण भारत के जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा होगी और इस चर्चा को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आपने यह भी देखा होगा कि प्रत्येक दिन वन लाइनर की इस कक्षा में वन लाइनर के साथ साथ हम विगत वर्षों के प्रश्नों को भी देखते हैं जो कि इस टॉपिक से जुड़े होते हैं, जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जरूरी क्या है कि जब हम वन लाइनर या कुछ भी हम पढ़ते हैं परीक्षा के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में आप कह लीजिए, या अंतिम 10 दिनों में, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जरूरी है कि जो हमारा विश्वास है उसका जो लेवल है ना वो बढ़े, घटने के सिवा उसको बढ़ना चाहिए। और ये कब हो पाता है कि जब कोई टॉपिक आप लगातार पढ़ते हो और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप लगातार देखते हो और प्रश्न आपके सही होते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो विश्वास है वो पनपता है और चीजें आपकी बेहतर होती हैं। और जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते हो तो बहुत सारे ऐसे टफ प्रश्न भी होते हैं जिनको आप आसान बना सकते हो, जिनको आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो विश्वास जो है अपने आप पे वो होना चाहिए, वो कभी कम नहीं होने देना है, ठीक है। और इसका जो बेहतर तरीका है वो मैंने आपको बताया है, तो इसका भी अनुसरण आपको करना है। आज जैसे मैंने बोला मौर्योत्तर काल इनकी चर्चा होगी और इसके बाद गुप्त काल की चर्चा होगी और फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि आधे से 1 घंटे की एक कक्षा होगी, 30 से 60 मिनट के बीच में ये चर्चा समाप्त हो जाएगी और इसमें 2 टॉपिक आपके कवर होंगे। पीडीएफ आपको दे ही दे रहा हूं मैं, प्रत्येक ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो जिनके पास वन लाइनर पुस्तक ना हो तो आप कम से कम इन पीडीएफ का सहारा लेकर इनका एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो आपको अतिरिक्त फैक्ट लगे, मान लीजिए कुछ इसमें कमी हो, तो अपने अतिरिक्त फैक्ट को भी इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हो सके तो प्रिंट आउट ले लीजिए, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता यहां पे नहीं है। अब मौर्योत्तर काल की बात हो रही है और मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले उनकी हम बात यहां पे करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे जब मौर्योत्तर काल की बात आती है तो जो अभी तक प्रश्न बने हैं उनकी बात हो रही है। जैसे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा जब बात आती है काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने की, तो ये मिलता है हमें रुद्रदामन के अभिलेख में, ठीक है। कहां पे मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में। और रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो कहां पे देखने को मिलता है? वो काठियावाड़ में देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। इस सिक्कों पे जब आप बात करते हो तो यहाँ पे कार्तिकेय का अंकन मिलता है। देखो ये कक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए इससे बेनिफिट है जिन्होंने पूर्व में कुछ पढ़ाई की हुई है, जिन्होंने पहले कुछ अध्ययन किया हुआ है, जिन्होंने पहले मानक पुस्तकों को समाप्त किया है, जिन्होंने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से विधिवत तरीके से समाप्त किया है, ठीक है। ये उनके लिए मददगार है, उनको यहां से रिवीजन में मदद मिलेगी। बाकी जो अभी शून्य पर हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि वो सोचें कि इसके माध्यम से चीजों को बेहतर कर सकते हो तो आप क्वालिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्कोर अच्छा
कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहीं से सीधे फैक्ट आपकी परीक्षा में बन जाए, तो इसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आपने एक बार मानक पुस्तकों को पढ़ लिया है, एक बार आपने एनसीईआरटी समाप्त कर लिया है, फिर आपके लिए कक्षा उपयोगी है, यहां से आपको निश्चित रूप से आउटपुट मिलेगा। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? क्या बोला जा रहा है? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। अगला है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? उस मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। यह भी आपको जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिल रहा है कि किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यहां तक यदि आप जाके देखोगे तो कम से कम 5 से 6 बार यह प्रश्न पूछा गया होगा विभिन्न परीक्षाओं में कि किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय की जब बात आती है तो यह दिया जाता है बिम कैडफिसेस को। याद रखिएगा, प्रथम शासक जिसको सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है बिम कैडफिसेस। और ये कौन थे? ये कुषाण शासक थे। कुषाण शासकों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे और अन्य फैक्ट को देखते हैं इसमें। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ। एक कॉमन सा प्रश्न है जो विशेष रूप से बिहार से जुड़ा है, बिहार की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो याद रखिएगा, बुद्ध की जब बात करते हैं तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। बुद्ध का अंकन जो है वो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? याद रखिएगा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने की जब बात आती है तो कुषाण शासकों ने किए और बिम कैडफिसेस का नाम आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। इसके बाद आप जानते हो कि जब बात आती है बौद्ध संगीति की तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब मौर्योत्तर काल की बात करते हो तो आप जानते हो कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कश्मीर में आयोजित हुई थी, आप जानते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। आपको बता दें कि देखो, अब आजकल ज्यादातर प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है कि बौद्ध संगीति किसके शासन काल में स्थापित हुई, क्योंकि सभी ये रट चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यदि आप लगातार 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्र देखोगे किसी भी परीक्षा के, तो यदि बौद्ध संगीति से संबंधित प्रश्न है तो विशेष रूप से उनकी अध्यक्षता से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो अब शासक का नाम सबको याद हो गया है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि उसकी अध्यक्षता किसने की, उसको आपको रट जाना है। चतुर्थ की याद रखिएगा, वसुमित्र ने। बाकी और इससे पहले मैंने आपको कल की कक्षा में, कल की इसी वन लाइनर फैक्ट की क्लास में अन्य बौद्ध संगीति के बारे में 2 बार जिक्र किया था। अगला है, कुषाण राजवंश के संबंध में सही कालक्रम क्या है? कुषाण राजवंश की बात हो रही है, बोला जा रहा है सही क्रम इनका क्या है? तो सबसे पहले थे हुबिस्क, इसके बाद कनिष्क द्वितीय, इसके बाद वासुदेव प्रथम और इसके बाद वासुदेव द्वितीय। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद यदि बात करें तो दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था सातवाहन। सातवाहन सम्राट जो थे ये सबसे प्रभावशाली थे मौर्यों के बाद से। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है, तो भारत पर प्राचीन काल में आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ, उसके बाद शक आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाण। तो याद रखिएगा ये क्रम, सबसे पहले यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद शक शासकों का आक्रमण हुआ और बाद में तीसरे स्थान पर कुषाणों का आक्रमण आपको देखने को मिलता है। चले, इसके बाद बात आती है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो ये प्रश्न है निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है और इसको ध्यान से देखना है। जो भी यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं
यहाँ पे बोला जा रहा है कनिष्क के दरबार से कौन से संबद्ध थे। आपने देखा कनिष्क प्रत्येक, चाहे मौर्य की बात करें तो वहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे वैद्य हुए हैं, बहुत सारे चिकित्सक हुए हैं जो विभिन्न राज दरबारों से संबंधित रहे हैं, तो उनका समय काल आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए हैं विभिन्न समय कालों में, उनका आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा विदेशी यात्री किस समय काल में भारत आया। साथ ही साथ जो भी विदेशी यात्री आए हैं ज्यादातर ने कुछ रचनाएं की हैं, ठीक है, और यदि रचनाएं की हैं तो उन रचनाओं में किसी एक राजवंश के बारे में या किसी व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको जब विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ते हो तो विदेशी यात्री तो याद ही रखने हैं किसके शासनकाल में भारत आए, साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि उनकी जो विशेष रचना है उसमें किस क्षेत्र से संबंधित बातें की गई हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि कनिष्क के दरबार से संबद्ध कौन थे, तो याद रखिएगा अश्वघोष हो गए, चरक हो गए, नागार्जुन हो गए और पार्श हो गए, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। बोला जा रहा है सिमुक किस वंश का संस्थापक था। सिमुक की यदि हम बात करते हैं तो सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अगला है गुप्त, मौर्य एवं कुषाण वंश में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। भारत के बाहर तक फैली थी यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कुषाण वंश और मौर्य वंश की जो सीमाएं थी वो भारत के बाहर तक फैली थी। अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, तो इनका नाम था पान चाउ। पान चाउ ने जो है वो कनिष्क को पराजित किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो याद रखिएगा ये जो मूर्ति कला थी इसको बोलते थे गांधार मूर्ति कला, तो इसको आपको याद रखना है, गांधार मूर्ति कला, ठीक है। अगला है कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली। तो कला की गांधार शैली की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कुषाण शासकों के संदर्भ में। कुषाण शासकों के समय काल में गांधार मूर्ति कला का जो विकास है वो आपको देखने को बृहद पैमाने पर मिलता है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा गांधार कला शैली जो है वो भारतीय और यूनानी आकृति का, यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अफगानिस्तान का बामियान प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रांत था वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था और बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित थी जिसको तालिबान, अभी नहीं पूर्व में जब तालिबान के चपेट में अफगानिस्तान था तो तालिबान ने इस पूरी प्रतिमा को नष्ट कर दिया था। हालांकि तालिबान का जो वर्तमान शासन है इससे पूर्व जब वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी तो उसके निर्माण के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा था, क्योंकि बामियान प्रांत को देखने के लिए जो पर्यटक थे वो भी अफगानिस्तान आते थे। हालांकि अफगानिस्तान में आप जानते हैं पर्यटकों की संख्या पूर्व में भी बहुत कम रही है, लेकिन जो भी पर्यटक आते थे वो बामियान प्रांत में अवश्य जाते थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो याद रखिएगा इनकी सबसे लंबी सूची जो है वो मत्स्य पुराण में मिलती है, ठीक है। मतलब मत्स्य पुराण जो है वो किससे संबंधित हो गया, मत्स्य पुराण संबंधित हो गया सातवाहन राजाओं से। ऐसे संबंध करने को आता है, ठीक है। वायु पुराण किससे संबंधित है, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो आपको यहां से पता चलता है कि मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, सातवाहन वंश से है, ये आपको याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कुषाण शासक कनिष्क के काल में कितनी कला शैलियों का विकास हुआ। क्या बोला जा रहा है, कुषाण शासक कनिष्क के समय काल में कितनी शैलियों का विकास हुआ। जब बात आती है कुषाण शासक कनिष्क की तो आपको पता होना चाहिए कि इसके समय काल में दो शैलियों का विकास हुआ। ये दो शैलियां कौन सी थी, पहली थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। तो आपको याद रखना है कुषाण शासक कनिष्क के समय काल में दो शैलियों का विकास हुआ, पहला गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। अगला है किस प्रथा के प्रचलन ने कुषाण काल के दौरान स्त्रियों की स्थिति को निम्न स्तर पर ला दिया था।
तो आप जानते हैं कि पूर्व में भी जो आप बाल विवाह प्रथा देखते हैं, ये बहुत ही पहले से ही हमारे समाज में रही है, एक कुरीति के रूप में रही है। और आज भी विशेष रूप से बहुत सारी जनजातियां हैं, भारत के बहुत सारे प्रांत हैं जहां पे जनजातियों की बाहुलता है, जिन क्षेत्रों में वहां पर बाल विवाह प्रथा आपको देखने को मिलती है। तो कुषाण के इस काल की में यदि हम बात करें तो इसी बाल विवाह प्रथा ने स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको निम्न स्थान पर ला दिया था। अगला है, संस्कृत अभिलेखों में सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेख कौन है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो संस्कृत अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन अभिलेख है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये आपको याद रखना है कि रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये सर्वाधिक प्राचीन है। कनिष्क के खपतक अभिलेख, रवतक अभिलेख में कितने शहरों के नामों का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा, इसमें साकेत, कौशांबी, पाटलिपुत्र और चंपा 4 शहरों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगला है, किस सातवाहन शासक को विनिष्ट को होते चातुवर्ण स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो याद रखिएगा, ये श्रेय जाता है गौतमी बुद्ध सातकर्णी को। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी है वो अमरावती में थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ स्थित थी? याद रखिएगा, प्रतिष्ठान या पैठन इसका नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सातवाहनों के बाद बात आती है शुंग वंश की। शुंग वंश की जब बात करते हैं तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो याद रखिएगा, शुंग वंश के बाद भारत पर जो राज किया है वो कर्ण वंश ने किया है। हालांकि ये बहुत सीमित क्षेत्र रहा है और बहुत ही कम समय तक इन्होंने शासन किया, तो इतने महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं। अगला है, मिलिंद पन्हों, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो याद रखना है, मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के साथ नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है? अभी आपने देखा, सबसे पहले यूनानी के बाद शक और शक के बाद कुषाण, ये आपने पूर्व में देखा है और एक बार फिर से आपने देखा। ठीक है। इसके बाद बात आती है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, विक्रम संवत की जब बात करते हो तो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ठीक है। अगला आता है, राजा खारबेल का नाम किससे जुड़ा है? याद रखिएगा, राजा खारबेल की जब बात करते हैं तो राजा खारबेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला यहां पे देखने को मिल रहा है, कलिंग नरेश खारबेल किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारबेल जो थे ये चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है। खारबेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे। और राजा खारबेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा है, ये भी जानकारी रखनी है। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जो चेदी वंश के सम्राट थे खारबेल, आप कह सकते हो, इनका जो झुकाव था ये जैन धर्म की तरफ आपको देखने को मिलता था और इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण भी अपने समय काल में, अपने शासन के दौरान प्रदान किया है। अगला है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था कहां पर? सातवाहन के जो प्रमुख सम्राट हुए हैं उन्होंने, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी, उन्होंने मौर्यों के अधीन जो है अधिकारियों के रूप में काम किया है। ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वह महान शासक जो बौद्ध धर्म अपना लिया वो था कनिष्क, इसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है। और कनिष्क की राजधानी की बात करें तो पेशावर जो है वो कनिष्क की राजधानी थी, जिसको पुरुषपुर भी पूर्व में बोलते थे। ठीक है। अगला आपको देखने को मिल रहा है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि तथा गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो बौद्ध भिक्षुओं को साथ ही साथ ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की जो व्यवस्था प्रारंभ की, यदि उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले सातवाहन सम्राट ने इसकी व्यवस्था को प्रारंभ किया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, इनमें 2 कथन दिया है। पहला कह रहा है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, एकदम सत्य है। सातवाहन जो सम्राट थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, एकदम सत्य है। कला का
जो लोक पक्ष था उसका अधिक प्रोत्साहन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला देखने को मिल रहा है भारतीय रंगमंच में यौनिका या जिसको पर्दा बोलते हैं, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच की जब बात करते हैं तो भारतीय रंगमंच में आज के समय में भी आपको देखने को मिलता है यह यौनिका, और इसको बोलते हैं पर्दा, और इसका शुभारंभ किया था यूनानियों ने। ठीक है। अगला है भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो जो रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट की आप चर्चा पढ़ते हो, जो सिल्क रूट की बात आज आप करते हो, इस सिल्क रूट की यदि हम बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? यदि हम बात करें तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो कार्य हुआ वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, और आपने देखा कि किस प्रकार से गांधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास इस समय काल में देखने को मिलता है। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो याद रखिएगा गोंदोफिनर्स के समय काल में ये भारत आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा ये वंश आपका है शक वंश। शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। अगला है किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाने वाला है। तो किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? इनका नाम था स्ट्रेटो सेकंड। क्या नाम था? स्ट्रेटो सेकंड। ये नाम आपको याद रखना है। अगला है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एवं प्रसेनजीत में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो इसमें यदि हम बात करें तो मिलिंद जो है वो इनके समकालीन नहीं थे। इसको रट जाना है। ठीक है, इसको रट जाना है कि यदि प्रश्न आ जाए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका समय काल 3 से भिन्न है? तो उसमें मिलिंद आते हैं। ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? रुद्रदामन प्रथम की जब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख आप रट लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न बन जाए रुद्रदामन के से संबंधित अभिलेखों की बात की जाए तो वहां पे जूनागढ़ अभिलेख आपको रट जाना है। अगला है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने का श्रेय रुद्रदामन को जाता है। रुद्रदामन प्रथम का नाम आपको याद रखना है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वो है 81 ईसा पूर्व। अगला है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किसके समय में हुआ? तो याद रखना है कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो 78 एडी में हुआ। ठीक है। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? याद रखिएगा विक्रम और शक संवत में यदि हम बात करें तो 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। ये सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कई बार बहुत ही आसान शब्दों में यह प्रश्न पूछा जाता है और हम गलत कर बैठते हैं। किसी भी राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाए और हम गलत कर दें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो बहुत ही निराशाजनक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे हेरेक वंश की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार। याद रखिएगा बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। एक और शासक थे बिंदुसार। तो बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें क्योंकि परीक्षा में दोनों नाम दिए होते हैं, बिंदुसार भी दिया होता है और बिंबिसार भी दिया होता है। तो हेरेक वंश की जब बात करते हैं तो बिंबिसार आपको याद रखना है और इनकी राजधानी क्या थी? राजगिरी है इनकी राजधानी थी। फिर बात आती है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे शिशुनाग और इनकी राजधानी थी वैशाली। तीसरा देखने को मिलता है नंद वंश। नंद वंश की बात करें तो महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। ठीक है। अगला आपको देखने को मिलता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त इनके संस्थापक थे और इसकी राजधानी भी देखने को मिलती है पाटलिपुत्रा। अगला आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग, इनकी भी राजधानी है पाटलिपुत्रा। अगले हैं कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव
और इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अगला आपका आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुजल किडफिसस इनके संस्थापक थे और पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। अगला देखने को मिलता है गुप्त वंश, अभी आप आगे पढ़ोगे भी। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्रा है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है वाकाटक वंश और इनकी भी संस्थापक थे, उनका नाम था विंध्यशक। अगला आपको देखने को मिलता है वर्धन वंश। इसके संस्थापक थे पुष्पभूति। थानेश्वर या कन्नौज जो है इनकी राजधानी थी। तो विभिन्न सभी को ना याद रखते हुए, जैसे हर एक वंश आपको याद कर लेना है, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, ये आपको पता होना चाहिए। जो कुछ प्रमुख है ना, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, जिन वंश से संबंधित प्रश्न, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मौर्य हो गया, शक हो गया, कुषाण हो गया, गुप्त हो गया, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी दी हुई है, उसको भी यहाँ पे देखते हैं। क्या बोला गया है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो याद रखिएगा ये ईरानी शासक था डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम ये ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला है पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा ये कहा गया है इक्ष्वाकुओं को। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है शब्द कुल्यावाप और द्रोणावाप। याद रखिएगा कुल्यावाप और द्रोणावाप ये किससे संबंधित हैं? कुल्यावाप और द्रोणावाप ये जो शब्द हैं ये भूमि की माप से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है सुश्रुत, वाग्भट, चरक, योमजीवक में किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो याद रखना है चरक योमजीवक ने जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अगला आता है कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था का रक्षक जब हम बात करते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को बोला जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुई। ठीक है, अगला है किस शासकों के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन है? तो संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन जो है वो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए, रट लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो जब रेशम बुनकरों की बात आती है इनकी जानकारी कुमार गुप्त का 10पुर शिलालेख से मिलती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है कुछ शासकों के बारे में दिया है और पूछा जा रहा है वो कहाँ से संदर्भित थे। जैसे यहाँ पे बात करें तो दिया है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस की बात करें ये हिंद यूनानी शासक थे। रुद्रदामन की बात करें ये शक शासक थे। गोंडो फर्नीज अभी आपने नाम देखा था, तो गोंडो फर्नीज की यदि हम बात करें तो ये पल्लव शासक थे। बिम की बात करें तो ये कुषाण शासक थे। ठीक है, जिनमें बिम कैडफिसस का नाम अभी आपने पढ़ा था सोने के सिक्के जारी करने के संदर्भ में। अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे अब बात हो रही है गुप्त और गुप्तोत्तर काल की। अब गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश का जो शासन काल था वो था 319 से 500 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया। ठीक है, राजवंश वह जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन थे? पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो हैं वो कन्नौज के क्षेत्र पर शासन स्थापित करने में उलझे हुए थे। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप सभी जानते हैं। तो 4 अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित करने वाला जो शासक था वो था प्रवरसेन प्रथम। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला है किस गुप्तकालीन शासक का समय 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था?
तो याद रखिएगा, जब गुप्तकालीन शासकों की बात आती है और नवरत्नों की बात आती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये जो नवरत्न थे ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन नवरत्नों के क्षेत्रों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे बरुरुचि जो हैं या बेताल भट्ट जो हैं, इनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इन नवरत्नों के बारे में ये आज का आपका होमवर्क है। आज का आपका पहला होमवर्क है कि ये जो नवरत्नों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार इनके बारे में जब प्रश्नोत्तरी सीरीज हमारी चलती है उस दौरान हमने चर्चा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इनके क्षेत्रों को आप पढ़िए। यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको तुरंत अंकित करिए। क्या चीज? कालिदास, धन्वंतरी, बराह मिहिर, घटखरपर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बररुचि और बेताल भट्ट, ये इनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और इन नवरत्नों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन नवरत्नों के बारे में आप बताएं। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया? तो हुड़ों का जो आक्रमण था वो स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ है, 455 ईस्वी में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ये आपको पता होना चाहिए, बंगाल से संबंधित था। ताम्रलिप्ति ये गुप्त काल संबंधित प्रमुख बंदरगाह था जिससे व्यापार होता था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख बंदरगाह जो पश्चिमी भारत से संबंधित था, इसका नाम है भृगु कक्ष, जो कि भड़ौच से संबंधित था, यह भी आपको याद रखना है। गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन थे? तो गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन की जब बात करते हैं तो गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, दक्कन हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी जो हैं ये वस्त्रों के उत्पादन के क्षेत्र थे। अगला है, गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग कौन था? गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग जो है ये गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग था। और आज के समय में यदि हम बात करते हैं तो भारत में यदि हम बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि के बाद, यदि बात करें कृषि क्षेत्र के बाद, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है भारत में वो वस्त्र उद्योग ही है। ठीक है, अगला है, चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने की। चरक किसके राजवैद्य थे? याद रखना है, कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ठीक है, इसके बाद बात हो रही है सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती की। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये दो रचनाएं हैं, और इनके रचनाकार की यदि हम बात करें तो इनके रचनाकार का नाम है भास्कराचार्य। तो याद रखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती जो है वो भास्कराचार्य की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला है, सती का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पे देखने को मिलता है? सती का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पे देखने को मिलता है? जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हो तो वहां भी आपको पूछा जाता है कि किसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कौन से ऐसे समाज सेवी थे या समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा के लिए आवाज उठाई, सती प्रथा का विरोध किया। तो आधुनिक भारत के संदर्भ में भी सती प्रथा महत्वपूर्ण है। और जब सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य की बात करते हैं तो ये हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला है, अजंता की कितनी गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है? तो याद रखिएगा, अजंता की 16वीं, 17वीं और 19वीं, ये रट जाइएगा। अजंता की 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा को जो है वो माना जाता है गुप्तकालीन। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत और सकार की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, परम भागवत और सकार की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित बात हो रही है, और इसी के बाद हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से गुप्त काल से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, किस प्रकार से मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, और क्या जो वन लाइनर फैक्ट आप देखते हो यहां से आपकी परीक्षा में आपको मदद मिलेगी, यहां से आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा या नहीं, यह हम तभी जांच सकते हैं जब हम इसको एक बार पढ़ने के बाद और विगत वर्षों के प्रश्नों को हम देखते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार राज्य विशेष में आए हुए प्रश्नों को देखा जाए,
विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे वो यूपी हो गया, चाहे वो उत्तराखंड हो गया, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, आप किसी के भी प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपका बनना चाहिए। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी हमें देता है। यहां पे बोला जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? अभी आपको बताया गया कि गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, और जो व्यापार प्रमुख रूप से वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह के माध्यम से ही होता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्रा चल रही थी उसका नाम था दीनार। ठीक है, अगला है किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो हूणों पर विजय प्राप्त करने वाले जो शासक थे उनका नाम था स्कंदगुप्त। अगला है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? यह नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता माना जाता है देवगुप्त को, और देवगुप्त को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी चर्चा जो है वो मेहरौली स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनकी जो चर्चा है वो मेहरौली स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनको शक विजेता भी माना जाता है। ठीक है, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके समय काल में हुआ? स्कंदगुप्त के समय काल में हुआ, और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित भी किया था। इसके बाद बात आती है सरल क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरल क्रिया का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख यदि हम बात करें सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? तो यह मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, जाति के रूप में कायस्थों को सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है? तो जाति के रूप में कायस्थों का जो उल्लेख है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। देखो अब ये दोनों प्रश्न जो है ना ये अपने आप में क्या है कि चैलेंजिंग वाले प्रश्न हैं। पहला कह रहा है कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पे मिलता है? तो कायस्थ शब्द के उल्लेख की यदि हम बात करें तो यह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है? तो यह ओशनम स्मृति में मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला है तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो याद रखिएगा तोरमाड़ जो है ये हूण का था। अगला है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर की बात करें तो उपज का 6वां भाग जो है वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, और आप जानते हैं जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार भी जो राजस्व की दर होनी चाहिए वो उपज का 6वां भाग ही होना चाहिए। और प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसको बोलते थे विदक भागम। विदक भागम क्या था? एक सिंचाई कर था। अगला बोला जा रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक दिए। अगला है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन व्यक्ति फलित ज्योतिष से संबंधित था? मतलब जो 9 रत्न थे उनमें से कौन सा ऐसा था जो ज्योतिष था? तो इनका नाम था छपड़क। यही मैंने आपको बोला कि इनके जो 9 रत्न हैं इन सभी 9 रत्नों के क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? याद रखिएगा ये प्राकृत भाषा में बोलते थे। और कालिदास की जब बात आती है, अभी आपने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का कर्मिक पतन किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो याद रखिएगा नगरों का जो पतन है वो गुप्त काल की एक विशेषता थी। ठीक है, और गुप्त संवत आप जानते होंगे इसकी स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से कुछ फैक्ट और आपके हैं जो कि इन्हीं से संबंधित हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद बात आती है वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? 3री शताब्दी में लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, जैसे गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, एकदम सत्य है। दूसरा, उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया, यह भी आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश या उदयन इसके संस्थापक थे। अब यहाँ पे कुछ असम्मत दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी गणना की बात हुई है। जैसे विक्रम संवत की बात करें तो 58 ईसा पूर्व, शक संवत की बात करें 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत की बात करें तो 320 ईसा पूर्व, ठीक है, 320 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद काली संवत की बात करें तो 3102 ईस्वी, ये ईस्वी पूर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत की बात करें 78 ईस्वी, गुप्त संवत की बात करें 320 ईस्वी, काली संवत की बात करें तो 3102 ईस्वी। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत ये तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलें, आप जानते हैं चारवाक के बारे में। चारवाक एक दार्शनिक थे और चारवाक का ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, ठीक है, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? ये चारवाक की है। और चारवाक यदि बात करें तो बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और जो दर्शन शास्त्र से ताल्लुक रखते होंगे उनको इनके बारे में बेहतर पता होगा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक कौन सी है? मृच्छकटिकम का इन्होंने लिखा है। और मृच्छकटिकम में जो कथा है, विशेष रूप से एक गरीब ब्राह्मण और एक धनी गणिका की प्रेम कथा का जिक्र मृच्छकटिकम में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। शतरंज एक खेल है, आप जानते हैं, और अभी जो चेस ओलंपियाड हुआ था तमिलनाडु में आपको देखने को मिला था। तो शतरंज खेल का उद्भव कहां से हुआ? तो याद रखिएगा इसका उद्भव भारत से हुआ। अगला है पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? तो पूना ताम्रपत्र लेख जो है वो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, ठीक है। गुप्तकालीन पूर्वी तट के बंदरगाह कौन थे? तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ताम्रलिप्ति, इसको हमेशा याद रखना है। दूसरा है घंटाशाला, तीसरा है कदूरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ताम्रलिप्ति को आपको याद रखना है। अगला है गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भड़ौच, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ चौल, कल्याण और कैम्बे, लेकिन भड़ौच प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? अभी आपको बताया गया। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुरभिसंधियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो दो पुस्तकों के बारे में यहाँ पे आपने देखा, पहला विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के बारे में देखा और दूसरा शूद्रक की मृच्छकटिकम के बारे में देखा आपने। तो दोनों के लेखकों के नाम, ठीक है, साथ ही साथ उनकी विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया? कन्नौज में किया था और दूसरा प्रयाग में किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट बचे हुए हैं इन शासकों से संबंधित और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? क्या बोला जा रहा है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी की बात करें तो भगवती सरस्वती को बोला जाता है। महोदया या नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कौन? कन्नौज। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया? लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया। सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में प्राचीनतम वाद्य कौन सा है? तो इन सभी में प्राचीनतम वाद्य की बात करते हैं तो बीड़ा सबसे प्राचीनतम है। स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। तो तीन रचनाएं आपने देखा है यहाँ पे। अगला बोला जा रहा है वह पुस्तक जिसमें शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन है वह है मालविकाग्निमित्रम, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से तात्पर्य होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत भवन से। अगला बोला जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आप जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो नरसिंह देव बर्मन का नाम आता है
और इसी सूर्य मंदिर को बोला जाता है काला पैगोडा। ये भी याद रखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा बोला जाता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा भी हाल ही में संपन्न हुई थी, आप सब जानते होंगे। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अंकोर वाट मंदिर समूह पूछा जाता है, कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, अंकोर वाट मंदिर समूह ये भगवान विष्णु से संबंधित है और ये कंबोडिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये आपने देख ही लिया, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समय काल थे? पुष्पमित्र शुंग के। ये सारी चीजें आपने देख लिया है पूर्व में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दर्शन की बात हो रही है, दर्शन का टॉपिक मैं अलग से आपको दूंगा, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रमुख फैक्ट हैं उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। बाकी अन्य चीजों के बारे में, जैसे कि दर्शन के बारे में, क्योंकि दार्शनिकों के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं, चाहे जैन धर्म की बात करो, चाहे बौद्ध की बात करो, चाहे सांख्य की बात करो, चाहे मीमांसा की बात करो, तो इनसे संदर्भित प्रश्न बनते हैं कि इसका इस दर्शन का सिद्धांत क्या है। तो उसके बारे में निश्चित रूप से एक अलग सेपरेट वीडियो 15 से 20 मिनट की आएगी और इसमें आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? भारतीय यात्रा में फाहयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह कहाँ स्थित है? भारतीय यात्रा में जो फाहयान ने अस्पताल का उल्लेख किया था वो आपको देखने को मिलता है पाटलिपुत्रा में। अगला बोला जा रहा है, किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये चर्चा यदि सर्वप्रथम की किसी ने तो उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आपको याद रखना है। अगला है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या है? राजा की स्तुति करना, राजा की वंदना करना, इसको बोलते हैं। अगला है, गुप्त काल के दौरान लोकरवा के रूप में किस देवता का उल्लेख हुआ है? तो लोकरका के रूप में जो उल्लेख हुआ है वो सूर्य का हुआ है। अगला है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम ये प्रमुख शासक था जिसने महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, इसके बाद बात आती है पुलकेशन द्वितीय की, कि पुलकेशन द्वितीय ने अपना दूत मंडल कहाँ भेजा था? तो याद रखना है, ईरान में भेजा था। अब एक एक करके प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। क्या बोला जा रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? और अभी जब आपने चर्चा किया वन लाइनर फैक्ट की, तो रुद्रदामन से संबंधित चर्चा कई बार आपको देखने को मिली। और जब रुद्रदामन की चर्चा चौथी बार देखने को मिली तो वहां पे मैंने बोला कि रुद्रदामन की जब भी चर्चा होती है, रुद्रदामन से संबंधित अभिलेखों की बात करते हैं, तो जूनागढ़ आपको पकड़ के रख लेना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। और जूनागढ़ के बारे में आप जानते हैं कि गुजरात के जूनागढ़ से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। और यह किस भाषा में है? यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन की वंशावलियों, उनकी विजयों के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनकी व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो रुद्रदामन प्रथम की बात आए तो आपको आंख मूंद कर जूनागढ़ अभिलेख को टिक करना है और इसका सही उत्तर है ए विकल्प। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? अभी आपको बताया था जब स्वर्ण मुद्रा की बात हो रही थी और जब कांच के मुद्रा की बात हो रही थी, शीशे के सिक्के किसने जारी किए, तो वहां पे 2 बार मैंने इनका जिक्र किया और जब ये नाम आया था तो यहाँ पे जोर देकर भी मैंने आपको बोला कि इसको ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है? 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, क्या इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? जब स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन की बात आती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आप जानते हैं कौन सा आता है? वो नाम आता है बिम कैडफिसेस का। सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। यहां पे लिखा है कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कैडफिसेस ने स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का जो है प्रारंभ किया और उन्हीं को यह श्रेय जाता है।
अगला पूछा जा रहा है, कब पूछा गया है? 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अभी आपने देखा था कि वंशावलियों के बारे में आपको बताया गया था, उनसे संबंधित शासकों के बारे में बताया गया कि किसने उसकी स्थापना की, साथ ही साथ उनकी राजधानियों का भी जिक्र आपको किया गया था। तो यहां पे बोला जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जब बात करते हो तो कण्वा वंश ने या कर्ण वंश ने शासन किया, और कण्वा या कर्ण वंश की जब बात करते हो तो वासुदेव इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसको कर्ण या कण्वायन नाम से जाना जाता है। तो कर्ण या कण्वा वंश की जब बात करते हो तो वासुदेव का नाम आता है, और शुंग वंश के तुरंत बाद इस वंश का शासन भारत में हुआ। तो कितना आसान सा प्रश्न है। देखो, कहने का मतलब यह है कि जो वन लाइनर फैक्ट है ना, वो राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए, यदि आपने एक बार मानक पुस्तकों को पढ़ रखा है तो मानक पुस्तकों को परीक्षा के समय में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि उनसे जुड़े हुए फैक्ट देखा जाए। और फैक्ट देखने का बेहतर तरीका है कि कोई भी वन लाइनर पुस्तक हो। और जब आप वन लाइनर पुस्तकों का सहारा लेते हो, उसके बाद पूर्वालोकन या कोई भी अन्य पुस्तक आप जहां से विगत वर्षों के प्रश्नों को देख सकते हो, उसको देखते हो, तो इससे आपका जो विश्वास है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अप होता है। और जरूरी है परीक्षा के दिनों में कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिन प्रतिदिन अप होता जाए, बढ़ता जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को सही कर लोगे। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो निश्चित रूप से आप दर्जन भर ऐसे प्रश्नों को सही कर सकते हो जो शायद यदि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि अपने आप में, बहुत सारे लोग लाइव सेशन में आप बात कर रहे थे कि आपका लाइव सेशन में आप बात कर रहे थे कि विश्वास नहीं आ रहा है, अपने आप में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी हो रही है कि हम चीजों को कर पाएंगे या नहीं। वो इसी प्रकार से आ सकती है जब आप रेगुलर प्रश्नों को देखो, फैक्ट पढ़ो, तभी हो सकती है। जब आप कोई भी फैक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, उदाहरण के रूप में सबसे आसान टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आप समाप्त करते हो, फिर राष्ट्रीय संदर्भों में जो प्रश्न पूछे गए हैं या आपके बिहार स्पेशल से जो प्रश्न 57 की क्रांति से आए हैं, जब आप सही करोगे तो क्यों नहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्यों नहीं चीजें बेहतर होंगी। तो प्लीज प्रश्न जरूर देखना है प्रत्येक दिन। कुछ भी आप पढ़ो, कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, छोटा सा छोटा टॉपिक पढ़ो, उससे जुड़े हुए प्रश्न अवश्य देखो। यदि आप प्रश्न देखने की जो है गलती कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चीज आप मान के चलो। आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, राजा खारबेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारबेल की बात हो रही थी, और जब राजा खारबेल की बात हुई थी तो याद होगा आपको वहां पे किसकी बात हुई थी? हाथी गुम्फा अभिलेख की बात हुई थी। तो यहां पे इसका संबंध क्या है? हाथी गुम्फा लेख से संबंधित है। ये यदि आपने ध्यान से चर्चा सुनी होगी तो राजा खारबेल का जिक्र दूसरे या तीसरे पेज में मैंने किया है, और वहां पे इसकी भी बात हुई थी कि हाथी गुम्फा लेख की। तो देखो किस प्रकार से आपको मदद मिल रही है। ठीक है, चले अगला। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? देखो, जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था यह भी आपको बताया। जो महाराजा खारबेल के बारे में आपने बात किया, राजा खारबेल के बारे में आपने बात किया, चेदी वंश के बारे में आपने बात किया, तो वहां पे आपको बताया गया कि जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म को ये मानने वाले थे, और इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी जवाब हो जाएगा खारबेल। और ये आपकी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, 48वीं और 52वीं में पूछा गया ये प्रश्न है। तो वन लाइनर पे आप फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर पर फोकस करिए। 16 में पूछा गया प्रश्न है, कलिंग नरेश खारबेल का संबंध किससे था? मतलब ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। अब यहां पे देखो, कलिंग नरेश खारबेल का संबंध किसने था? आप जानते हो कि यहां पे बोला जा रहा है महामेघवाहन वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, रठ भोजक वंश। इसका सही उत्तर यहां पे ई विकल्प आपके आयोग ने माना है। आप जानते हैं कि क्योंकि इनका जो संबंध था, ई विकल्प यदि नहीं होता तो आप चेदी वंश से टिक करते। क्यों टिक करते? क्योंकि इस वंश के जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे वो थे खारबेल थे, लेकिन यहां पे ई विकल्प दिया है, इसलिए आप ई विकल्प टिक करोगे। ठीक है, चले, क्योंकि यदि यहां पे हाथी गुम्फा अभिलेख दिया होता आप उसको टिक करते। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी अभी आपने देखा
कि नेपोलियन की जब बात करते हैं, प्राचीन भारत के नेपोलियन की या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वहां पे बात आती है समुद्रगुप्त की। वही चीजें आप यहां पे देख रहे हो। अगला देखने को मिल रहा है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। एक ही मात्र शासक है जिसका नाम यहां पे आता है, जिसने हूणों को पराजित किया, तो इसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का जो प्रथम आक्रमण है वो हुआ था। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। और आप देख रहे हो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगला, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? फाहियान की बात हो रही है। और कल आपने यदि देखा होगा, कल का वन लाइनर फैक्ट आपने अच्छे से देखा होगा, तो बहुत सारे शासकों के समय काल में जो विदेशी यात्री आए हैं, वो आए हैं किस उद्देश्य के साथ, कहां पे उन्होंने अध्ययन किया है, या कौन सी उनकी रचना रही है, और उस रचना में किस क्षेत्र विशेष के बारे में बात की गई है, किस शासक के बारे में बात की गई है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कल आपको बताया गया है। एक सूची भी उसमें आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देखना जरूरी है। और यहां पे यदि हम बात करें कि फाहियान किसके समय काल में आए, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आए, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखने को मिला, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? औषधि के क्षेत्र में जब आप बात करते हो कि कौन से ऐसे हैं जो इसके लिए जाने जाते थे, तो आपको बताना है, क्योंकि इनके बारे में अभी आपसे बात हुई है। अभी वन लाइनर के रूप में भी आपने देखा कि औषधि के क्षेत्र में कौन जाना जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसको अवश्य बताइएगा। इसको बताओ, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? अभी अभी आपने देखा था, मुश्किल से 10 मिनट पहले इस बात की चर्चा की गई थी कि सर्वप्रथम इसको किसने बताया था? तो सर्वप्रथम इसको आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन दिन और रात देखने को मिलते हैं। अगला, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए बोला जा रहा है, तो गुप्त वंश ने यह परंपरा शुरू की थी, और सबसे ज्यादा जो अनुदान है वो गुप्त वंश में दिए हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत विशेष रूप से उस भूमि को कहा जाता था जिससे जोता ना गया हो, मतलब जिसमें फसल ना उगाई गई हो, खाली छोड़ दिया गया हो, उसको बोला जाता था अप्रहत। और यह गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक पद था, यह आपको पता होना चाहिए। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अप्रहत कहा जाता था। इसको बताओ, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? अभी आपको बताया गया कि गुप्त काल में जो भूमि राजस्व की दर थी वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भू राजस्व की दर होनी चाहिए वही थी। मतलब क्या था? उपज का 6वां भाग अभी जिक्र हुआ है, तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपज का 6वां भाग। आगे, हर्षचरित द्वारा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित की बात हो रही है। आप जानते हैं इसमें समकालीन जो इनके शासक थे उसकी बात इन्होंने किया है, और इसको बाणभट्ट ने लिखा है। तो पुस्तकों से संबंधित चर्चा महत्वपूर्ण है, और मैं आपको एक सूची भी जल्द ही प्रदान करूंगा जिसमें प्रमुख पुस्तकों का जिक्र होगा, उनकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी होगी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले अगला, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है मथुरा। मथुरा जो है सूती वस्त्रों का केंद्र हुआ करता था उस दौरान, तो सूती वस्त्र के लिए मथुरा उस समय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? आप जानते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग का जब बात आती है, हर्षवर्धन के समय काल में ये आए थे और इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया। ठीक है, और यहाँ पे जानकारी आपको दी गई होगी, ठीक है, कि इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया। तो आज के लिए जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आपने देखा कि वन लाइनर फैक्ट और उससे संबंधित प्रश्नों का जिक्र यहाँ पे किया गया, उसको आपने देखा। तो इस प्रकार से जैसे मेरा कहना है कि जो भी वन लाइनर पुस्तक है आपके पास, कुछ भी नहीं है, लूसेंट होगी ना, तो लूसेंट का सहारा लीजिए। और भी कुछ नहीं है, नहीं आप परचेज कर सकते हो, आर्थिक रूप से वास्तव में आप कमजोर हो, आप बताओ, मैं पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दूंगा, वन लाइनर पुस्तकें। ठीक है, कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि पुस्तकें नहीं हैं, आर्थिक समस्या उसके लिए बाधा नहीं आएगी, विशेष रूप से पुस्तकों के संदर्भ में कि आपके पास
आर्थिक समस्या है और आप पुस्तकें नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो पुस्तकें आपकी मार्ग में बाधा नहीं आएंगी। मैं पहले भी कह चुका हूं और आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पुस्तकें मैं भेज भी चुका हूं। तो यदि पुस्तकों की समस्या है कि पुस्तकें आपके पास नहीं है, पिछले दिनों जहांगीर नाम से एक आईडी चलती है, उन्होंने बोला था घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए, बाद में आपने डिटेल कोई नहीं दिया, आपकी पुस्तक पैक होके रखी है। इससे पहले एनसीईआरटी बोला था किसी ने, उसने भी अपनी डिटेल नहीं दी, एनसीईआरटी भी पब्लिकेशन में पैक करके रखी है। तो आप में से जिनको भी समस्या है ना, पुस्तकों की समस्या है विशेष रूप से, आप बताओ, पुस्तकों के लिए निश्चिंत रहे। बस आपका काम है, आप मेहनत करिए ईमानदारी के साथ पुस्तकें। और कभी भी जब कोई भी मेहनत करता है ना ईमानदारी से, तो पुस्तकें और इस तरह की जो समस्याएं होती है ना, वो कभी भी बाधा नहीं बनती हैं, कोई ना कोई रास्ता आपका निकल जाता है। तो पुस्तकों के लिए अभी भी समय है, जिनके पास नहीं है आप बता दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तभी बोलिएगा कि यदि आप सच में वास्तव में आप इतने कमजोर हैं आर्थिक रूप से कि आप पुस्तकों का खर्च नहीं वहन कर सकते हो, तभी आप बताइएगा। अन्यथा आप यदि परचेज कर सकते हो तो किसी दूसरे का हक जो है वो लेना उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही किसी अन्य को दे दी जाए जो जरूरतमंद होगा, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से उसका यूज कर सकता है। तो पुस्तकें बाधा नहीं आएंगी। वन लाइनर कोई भी पुस्तक यदि आपके पास लूसेंट है ना, उससे भी आपका काम चल जाएगा, बार बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जो बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हो, तो आधुनिक भारत में बहुत सारे घटनाक्रम हैं, और आजकल ट्रेंड बन गया है कि उन घटनाक्रमों को जो है क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की जब बात करते हो, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, उनका आपका समय काल पूछा जाता है। विशेष रूप से हुमायूं से संबंधित जो भी युद्ध हैं उनका समय काल पूछ लिया जाता है, क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ठीक है, चाहे वो आधुनिक भारत के विभिन्न विद्रोहों के संबंध में, आंदोलनों के संदर्भ में हो, या मध्यकालीन भारत के विभिन्न युद्धों के संदर्भ में हो, या जब आप प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हो, यहाँ भी विभिन्न यात्रियों के आगमन की बात होती है, वहां भी तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध संगीति की बात होती है, वहां भी तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जो इस तरह की तिथियों वाले हैं ना फैक्ट, जहां से प्रश्न बनते हैं, उनकी तिथियों को भी रट जाइए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ट्रेंड, क्योंकि प्रश्न तो इतिहास में क्या पूछा जाएगा, उसी को बदल के ही तो पूछ सकते हैं ना। और अब एक तिथियों वाला नया ट्रेंड चल गया है। साथ ही साथ जब आधुनिक भारत आप पढ़ो तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है, उनका भी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। जिस प्रकार से आज आपने देखा 3 से 4 पुस्तकों की चर्चा आज आपने देखी, उनके लेखकों के बारे में देखा, कुछ के विषय वस्तु के बारे में आपने देखा, तो उसको एक अलग नोट बना लीजिए, तो यहाँ से चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से मिलते हैं। जो आपका पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। बाकी किसी भी समस्या के लिए हम आपके साथ हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आने दी जाएगी, ठीक है। बस आपका काम है मेहनत करते रहना, और ईमानदारी से यदि आप मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या आपके रास्ते में जो है ना वो बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपके जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दिया जाता है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करते हैं, प्रतिदिन मैं जो भी आपके जेन्युइन कमेंट होते हैं, जिनका जरूरी होता है जवाब देना, मैं व्यक्तिगत स्तर पे देता हूं। तो कोई भी कमेंट यदि आपका है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।